नमस्कार। बिहार चुनाव का पहला चरण वो पूरा हो गया है और अब सियासी सरगर्मी और भी बढ़ गई है ना। हाँ बिल्कुल। पहले चरण के बाद माहौल गर्मा जाता है। तो आज हम इसी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास टर्बो टाइम्स प्लस के कुछ अंश हैं। अच्छा। हाँ, और ये विश्लेषण कई अहम पहलुओं को खंगालता है। मतलब पहले चरण के बाद जमीन पर क्या चल रहा है, पार्टियां अब आगे क्या सोच रही हैं। और चुनावी प्रक्रिया की अपनी चुनौतियां। हाँ, ये सब बहुत जरूरी पहलू हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस विश्लेषण की बारीकियों को समझना, ताकि ये पता चले कि बिहार के चुनावी दंगल में इस वक्त कौन सी बातें मतलब सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और आगे किन चीजों पर गौर करना होगा। हाँ, तो चलिए इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात में उभर कर आ रही है वो ये कि पहला चरण खत्म होते ही सारी पार्टियों का ध्यान अब पूरी तरह अगले दौर पर है। जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया पर वोटिंग के रुझानों, नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों और नतीजों पर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। क्या? कि पार्टियां अब अपनी चालें बदल रही हैं। ये महज सामान्य प्रचार नहीं लग रहा। हाँ, ये बहुत अहम है। विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि हर पार्टी मतलब पहले चरण के मतदान प्रतिशत, बूथ लेवल का जो फीडबैक आता है और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के आधार पर अपनी आगे की रणनीति में तेजी से बदलाव कर रही है। अच्छा, मतलब फॉरेन एडजस्टमेंट हो रहा है। बिल्कुल। इसमें ये देखना शामिल है कि किन इलाकों में ज्यादा मेहनत करनी है, कौन से मुद्दे उठाने हैं, कहाँ कमजोरी दिख रही है। और विश्लेषण ये भी कहता है कि शायद सीटों के तालमेल या गठबंधन पर भी दोबारा विचार हो रहा हो अंदर खाने। हाँ, कुछ मामलों में जैसा कि विश्लेषण संकेत देता है, ये भी मुमकिन है। चुनाव का हर चरण पिछले चरण की प्रतिक्रिया और भविष्य की योजना का समझिए एक मिश्रण होता है। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लंबी अवधि की योजनाएं, लेकिन जैसे ही वोट पड़ता है फोकस फौरन बदल जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत चुनावी वादों पर कितनी जल्दी हावी हो जाती है। ये राजनीति की व्यवहारिक सच्चाई है। विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। पहले चरण के बाद पार्टियों को अंदाजा लग जाता है कि उनके कौन से नारे या मुद्दे मतलब जनता के बीच पकड़ बना रहे हैं और कौन से नहीं। हाँ, और कौन से हवा में ही रह गए। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियों में भाषण, सोशल मीडिया अभियान वो ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं। शायद ज्यादा आक्रामक भी। हाँ, तीखा और लक्षित दोनों। विश्लेषण बताता है कि पहले चरण के बाद अक्सर मुद्दे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। कौन से मुद्दे चल रहे हैं, कौन से नहीं। तो फिर पार्टियां पूरी ताकत उन्हीं पर लगा देती हैं। बिल्कुल, बाकी बातों को शायद पीछे छोड़ देती हैं। वरिष्ठ नेताओं का मैदान में उतरना, तीखी बयानबाजी, इसका मतलब यही है कि मुकाबला अब और कड़ा हो गया है। हर वोट के लिए संघर्ष तेज हो गया है। तो जहां पार्टियां ये सब रणनीति बनाने में लगी हैं, वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन, उनके सामने अपनी चुनौतियां हैं, खासकर पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित रखने की। हाँ, और इस पर भी विश्लेषण में काफी कुछ कहा गया है, जैसे ईवीएम मशीनों की सुरक्षा। ये ईवीएम वाला मामला हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ, और ये चुनावी प्रक्रिया का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। विश्लेषण ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को वोटिंग के बाद कैसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है। हाँ, उनकी 24/7 सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा बलों की तैनाती, इन प्रक्रियाओं का जिक्र करता है। इस सब ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। बिल्कुल, और इसमें वीवीपीएटी का भी जिक्र है। विश्लेषण बताता है कि बाद में वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान भी होता है। ये वीवीपीएटी क्या है, एक बार फिर से समझाएंगे, और ये मिलान क्यों जरूरी है? हाँ, वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये ईवीएम से जुड़ा एक सिस्टम है। जब आप वोट डालते हैं तो एक कागज की पर्ची निकलती है। अच्छा, मैंने देखा है। हाँ, उस पर वोटर देख सकता है कि उसका वोट किस उम्मीदवार को गया है। वो पर्ची कुछ सेकंड दिखती है, फिर एक सीलबंद डिब्बर में गिर जाती है। ओके। बाद में गिनती के समय चुनाव आयोग रैंडम तरीके से कुछ बूथों की इन वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान ईवीएम के नतीजों से करता है। अच्छा। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता और वोटरों का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ तकनीकी चीजें नहीं है। नहीं, ये लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने वाले कदम हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारना प्रशासन के लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा, खासकर सुरक्षा। विश्लेषण में दोगुनी सुरक्षा, सीआरपीएफ की तैनाती की बात है। हाँ, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये जमीनी हकीकत क्या दिखाती है? क्या हर चुनाव इतना तनावपूर्ण होता है?
देखिए, ये दिखाता है कि चुनाव कराना, खासकर बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक चुनौती है। हाँ, ये तो है। मिसे एक विशालकाय मशीन की तरह समझिए, जिसमें हजारों पुर्जे हैं। चुनाव कर्मी, सुरक्षा बल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ सही समय पर सही जगह काम करना चाहिए। चुनाव ड्यूटी स्टाफ और पुलिस कर्मियों के अनुभवों का हवाला देता है। उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना होता है, कई बार मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है। सोच सकती हूँ। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, बूथों पर मेडिकल सहायता की व्यवस्था है, अफवाहों को फैलने से रोकना, ये सब पर्दे के पीछे की जटिलताएं हैं। और संवेदनशील इलाकों में तो और मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, संवेदनशील या नक्सल प्रभावित माने जाने वाले क्षेत्रों में तो ये चुनौती और भी बढ़ जाती है। इसीलिए वहां सुरक्षा के इंतजाम कई गुना ज्यादा कड़े होते हैं। वाकई, जो ये सिर्फ वोट डालने या गिनने से कहीं ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, अब एक और चीज, जैसे ही किसी चरण का मतदान खत्म होता है, हवा में तैरने लगती है एग्जिट पोल। हाँ, एग्जिट पोल, सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। पहला चरण होते ही टीवी चैनलों, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। कुछ सीटें हॉटस्पॉट बन जाती हैं। ये हॉटस्पॉट सीटें क्या होती हैं? हॉटस्पॉट सीटें वो सीटें होती हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। क्यों? कई कारण हो सकते हैं। शायद वहां कोई बहुत बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा हो, या मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा हो। अच्छा। या फिर पिछले चुनाव में वहां नतीजा बहुत अप्रत्याशित रहा हो। विश्लेषण बताता है कि मीडिया और राजनीतिक पंडित इन सीटों पर खास ध्यान देते हैं और इनके नतीजों को पूरे चुनाव का रुझान बताने वाला मानते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा माना जाता है। एग्जिट पोल इन्हीं हॉटस्पॉट सीटों और बाकी जगहों से मिले अनुमानों के आधार पर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल कितने भरोसेमंद होते हैं? विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? क्या वो सच में हवा का रुख बता देते हैं? देखिए, एग्जिट पोल चुनावी माहौल में उत्सुकता तो जरूर पैदा करते हैं। पार्टियां भी उन्हें देखती हैं, अपनी अंदरूनी रिपोर्ट से मिलाती हैं। लेकिन विश्लेषण और हमारा अपना अनुभव यही कहता है कि उनकी सटीकता हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। क्यों? क्योंकि वो वोट देकर निकलते हुए कुछ हजार लोगों की राय पर आधारित होते हैं। अभी जरूरी नहीं कि वो कुछ हजार लोग पूरे राज्य के लाखों मतदाताओं का सटीक प्रतिनिधित्व करें। सही बात है, सैंपल साइज का मसला। हाँ, कई बार वो सही साबित होते हैं, कई बार बिल्कुल गलत। इसलिए उन्हें महज एक अनुमान या संकेत मानना चाहिए, अंतिम फैसला नहीं। बिल्कुल। और यहाँ विश्लेषण एक और जरूरी बात सामने लाता है। वो सिर्फ एग्जिट पोल के शोर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट्स यानी जमीनी हकीकत पर भी जोर देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सीधे गांव और शहरों से लोगों की बातचीत, वोट देकर निकले मतदाताओं के अनुभव, अलग अलग वर्गों जैसे किसान, महिलाएं, युवा, दलित, पिछड़े वर्ग, इनकी राय जानने की बात है। हाँ। एग्जिट पोल और जमीनी हकीकत के बीच क्या अंतर पाता है? अंतर काफी गहरा हो सकता है। विश्लेषण इशारा करता है कि एग्जिट पोल अक्सर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मुद्दों और एक तरह की हवा पर आधारित होते हैं। अच्छा। जबकि जमीनी हकीकत कई परतों में बटी होती है। गांव के किसान की चिंता शहर के व्यापारी से अलग हो सकती है। हाँ, ये तो है। महिला मतदाता की प्राथमिकताएं पुरुष मतदाता से अलग हो सकती हैं। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव, जातिगत समीकरण, ये सब जमीनी स्तर पर वोटिंग को प्रभावित करते हैं, जिन्हें एग्जिट पोल शायद पकड़ नहीं पाते। हाँ, शायद पूरी तरह पकड़ ना पाएं। विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि असली तस्वीर इन सभी आवाजों को सुनकर ही बनती है। किसान, महिला, युवा, विशेषज्ञ, शिक्षाविद। और ये तस्वीर एग्जिट पोल के मोटे अनुमानों से ज्यादा बारीक और जटिल होती है। बिल्कुल, ज्यादा बारीक और ज्यादा जटिल। ये बहुत अहम नुक्ता है। यानी असली कहानी आंकड़ों और अनुमानों से ज्यादा लोगों की जिंदगियों और उनकी उम्मीदों में छिपी होती है। सही कहा। और इसी पूरी तस्वीर को और गहराई से समझने के लिए विश्लेषण हमें एक और दिशा में ले जाता है, इतिहास के आईने में देखने की। हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ। यानी मौजूदा चुनाव की तुलना पिछले चुनावों से करना। क्या बदला है? पहले कौन सी पार्टी कहाँ मजबूत थी? किन इलाकों में वोटिंग का तरीका बदला है? इसमें क्या दिलचस्प निकल कर आता है? इतिहास का संदर्भ समझना बेहद जरूरी है, वरना हम वर्तमान रुझानों का सही मतलब नहीं निकाल पाएंगे। जैसे, क्या किसी खास इलाके में किसी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक वो खिसक रहा है, या कोई नई पार्टी किसी पुराने गढ़ में सेंध लगा रही है? अच्छा। विश्लेषण शायद पिछले चुनावों जैसे 2015 या 2010 का हवाला देते हुए बताता है कि कैसे कुछ क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न अप्रत्याशित रूप से बदला था। और वोटर टर्नआउट के बारे में क्या? विश्लेषण इसकी तुलना पर भी जोर देता है, खासकर युवा और महिला मतदाताओं के संदर्भ में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्लेषण सवाल उठाता है, क्या इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ा या घटा?
और अगर बदला है तो कहाँ और क्यों? हाँ, अगर बढ़ा है तो किन क्षेत्रों में और किन वर्गों के मतदाताओं ने ज्यादा उत्साह दिखाया है। पिछले 1 दशक में, जैसा कि विश्लेषण शायद इशारा करता है, बिहार में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। हाँ, ये बात तो काफी चर्चा में रही है। तो क्या ये रुझान जारी है? इसी तरह युवा मतदाता पहली बार बड़ी संख्या में वोट डाल रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या वो पारंपरिक वोटिंग पैटर्न को तोड़ रहे हैं? तो ये वोटिंग प्रतिशत और उसमें अलग-अलग वर्गों की भागीदारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें बदलाव अक्सर समाज में हो रहे गहरे सामाजिक राजनीतिक मंथन का संकेत देते हैं। ये बदलते बिहार की कहानी कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण के जरिए हमने बिहार चुनाव के पहले चरण के बाद की तस्वीर के कई अहम पहलू समझे। हाँ, काफी कुछ स्पष्ट हुई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।